और सबका आशीर्वाद समर्थन मिलेगा, उम्मीद है, और अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव विधानसभा जीतेगी। जो कल 20 सीटों पर विधानसभा वोटिंग रमन सिंह 20,000 से हार रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा आज का में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो देखा आपने, एक तरफ फ्रेम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका कहना है कि पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है उसमें निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। यानी कि दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा करते नजर आए और प्रतिद्वंदी की हार का। लेकिन ये जो पहले चरण का चुनाव है अपने आप में रोचक तो है ही, कई तरह के समीकरण भी अपने साथ ये लेकर के आया है, क्योंकि इस बार जो मौजूदा स्थिति है वो पिछले विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत बदली है, हालात बहुत बदले हैं। मतदाताओं का मन क्या है, किस ओर बदला है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको हम मुखातिब करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़े। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार आशीष झा जी अपना पक्ष रखेंगे। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से सुरेंद्र दास जी हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि पहले चरण का ये चुनाव काफी संवेदनशील सीटों पर होने जा रहा है। पहले इनकी संख्या 18 थी, बढ़कर 20 हो चुकी है। कल 20 सीटों पर जो पहले चरण की वोटिंग होनी है, फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग है, किस तरह से आप देखते हैं? आपकी पार्टी की तैयारी कितनी आप मानते हैं? सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा, कल जिन 20 सीटों पर चुनाव होने वाला है उनके लगभग 40 लाख मतदाताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सशक्त सरकार चुने। देखिए, और रही बात आपके विषयों की, जिस प्रकार आपने अपने वक्तव्य प्रमाणित कर दिया कि संवेदनशीलता या नक्सल जो क्षेत्र है वो कांग्रेस सरकार के आने के बाद लगातार बढ़ रहा है। 2018 में जो संवेदनशील क्षेत्र केवल 18 थे वो बढ़कर 20 हो चुका है, यानी लगभग कह सकते हैं कि 2 सीटों में वृद्धि। और अब अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 4 लाख लोग जो है अधिक रूप से नक्सल क्षेत्र के प्रभाव में आ चुके हैं। और मैं बात करता हूं, अगर सीटों की बात करूं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 20 सीटों पर हम पूर्ण बहुमत से हम जो है वहां पर विजय प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में हम जब 17 तारीख को मतदान पूर्ण होगा तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इसके पीछे हमारा तर्क है, केवल मैं बयानबाजी नहीं कहूंगा। जिस प्रकार हमने जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रवास नामक आवासीय विद्यालय खोला, आरक्षण जो 20% था उस क्षेत्र में हमने 12% की वृद्धि करके 32% कर दिया। वही कांग्रेस सरकार आने के बाद इस प्रकार कुछ शासन होता है। मैं बताना चाहता हूं कि 25,000 आदिवासी बच्चों की निश्चित रूप से निर्मम जो है मृत्यु हो जाती है कुपोषण के चलते। 900 आदिवासी महिलाओं के कुपोषण, मैं कहना चाहूंगा प्रसव पीड़ा के दौरान जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, इसलिए उनकी मौत हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो सरकार ने नहीं किया, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो उन तक नहीं पहुंची। जो भाजपा कार्यकाल में जो अंतिम छोर तक जो विकास पहुंचा था, उस विकास की गाथा को अवरुद्ध करने का किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस प्रकार लगातार आदिवासी वर्गों का अपमान किया है, मैं 2 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम तत्कालीन के प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय मोहन मरकाम जी, जैसे ही अपनी सरकार पर निष्पक्ष रूप से कहते हैं कि डीएमएफ फंड में 17 करोड़ का घोटाला होता है विधानसभा के पटल पर, उनको हटा दिया जाता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान क्या होगा? और उसके बदले आदिवासी वर्ग से दीपक बैज जी को बनाया जाता है और दीपक बैज जी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं उनका वक्तव्य आता है, वो कहते हैं कि सीटों के बंटवारे में 50% भागीदारी युवाओं की होगी। लेकिन आदिवासी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो कांग्रेस पार्टी को यह तकलीफ जो है सहन नहीं होता। इसलिए उनके वक्तव्य को आदरणीय कुमारी शैलजा जी नकार देती है, कहती है कि उनके बयान को मैं नकारती हूं और सीटों को बंटवारा आला कमान करेगा। और यही आला कमान जो कहता है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी आला कमान करेगा। प्रदेश अध्यक्ष को केवल डमी बनाने का काम, जिस प्रकार रोबोट बनाने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है, यही इनकी विचारधारा है। चलिए ठीक है, कांग्रेस का रुख कर लेंगे, सुरेंद्र दास जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष झा जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी, निश्चित तौर पर ये जो पहला चरण है ये काफी अहम होने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा इसलिए अहम है क्योंकि इनमें जो 12 विधानसभा सीटें आ रही है बस्तर संभाग की, खाता भी बीजेपी नहीं खोल पाई थी। किस तरह से आप मानते हैं कि 5 सालों में क्या समीकरण बदले हैं या फिर अभी भी कांग्रेस के फेवर में वहां पर जो है तमाम चीजें आपको नजर आ रही है? देखिए, राजनांदगांव में अगर मैं राजनांदगांव विधानसभा की बात करूं तो कल जो योगी जी आए थे जी, उसके बाद माहौल जो था वो अब काफी टफ हो गया है। आसान नहीं है अब मामला, क्योंकि कल योगी जी की रैली में काफी भीड़ थी और वो जो है मामला
पहले एक ओबीसी फैक्टर हम सोच रहे थे जो चलेगा, जिसके कारण दिव्यांग जी को काफी फायदा पहुंचेगा, लेकिन योगी जी की रैली के बाद थोड़ा सा ये मामला बरोबर पे आ गया है एकदम। और बाकी जैसे अपन बाकी सीटों पे भी बात करेंगे तो हर सीट जो है नेक टू नेक है कोई भी चुनाव, यहाँ पे कोई भी इलेक्शन, जो पूरा इलेक्शन है आसान नहीं है। एक तरफा आप किसी भी इलेक्शन को नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कांग्रेस की जो ऋण माफी का मुद्दा है वो थोड़ा सा आगे रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि भाजपा ने ऋण माफी की घोषणा नहीं की है। तो प्लस तो है कांग्रेस के लिए, लेकिन देखना है आने वाले समय में। कल जो वोटिंग होने वाली है, तो मैं भी अभी ग्राम में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे हम लोग दौरे पे घूम रहे हैं, तो किसानों का मुद्दा है। अगर किसानों ने वोट कर दिया तो कांग्रेस आगे हो जाएगी। और अगर बीजेपी के जितने भी मैनिफेस्टो में जो 3100 रुपये चावल और जो महिला के लिए 12,000 रुपए है, तो उसमें अगर वोट किया तो भाजपा को फायदा मिल सकता है। शहरी सीटों पे, शहरी जो इलाके हैं उसमें भाजपा का पक्ष में माहौल है। ग्रामीण इलाकों में जो है कांग्रेस का ज्यादा जोर है। जी ठीक है आशीष जी, लेकिन बस्तर के संभाग की अगर हम बात करें, 12 विधानसभा सीटें जिसे छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुंजी कहा जाता है। पिछली बार बीजेपी को काफी संघर्ष वहां पर करना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पहले से जो समीकरण है वो उसके पक्ष में हुए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या दोनों पार्टियों के जो घोषणा पत्र है, जिस तरह से आपने शहरी सीटों का जिक्र किया, क्या इस संभाग पर भी वो असर डाल सकते हैं? मुकाबला नहीं रहेगा तो एक तरफा मुकाबला नहीं रहेगा बस्तर में, ये बताया जा रहा है। और है ना, तो और जो बस्तर की स्थिति है, हेलो जी आपकी बात रखें जी। जो मुझे खबरें मिल रही है कि वहाँ पे जो आदिवासियों ने अपना एक दल खड़ा किया है, वो बताया जा रहा है कि इस चुनाव को काफी वोट कटवा पार्टी बनकर उभरेगा। तो कहीं भी आसान नहीं है इस बात। बिल्कुल। आशीष जी ने जैसा जिक्र किया, प्रवीण जी, क्या आप मानते हैं कि जो दूसरे दल हैं, जैसे कि हम सीपीआई की ही बात करें, मनीष कुंजाम जो कि कोंटा से खड़े हो रहे हैं, पहले भी यहां से जीत चुके हैं, ऐसे जो दल हैं वो भी आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, राजनीति में कोई भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अपने जिस प्रकार अपना जो है लोकतंत्र के अनुरूप लड़ सकती है, तो वो उनका अधिकार है, वो लड़ सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं तो 15 साल तक हमने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है और शासन ने देखा है। और देखिए, जिस प्रकार 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, जनता जिस प्रकार 15 वर्ष के शासन को याद कर रही है, जनता जानती है कि कांग्रेस आती है तो केवल कुशासन आता है। 15 सालों के विकास को लोग आज याद कर रहे हैं। जिस प्रकार धर्मांतरण की घटना, दक्षिण मैं बात करूं, चाहे नारायणपुर की बात करूं या पूरे बस्तर संभाग की बात करूं, इतनी बढ़ चुकी है कि वहां के लोगों में जिस प्रकार पहले शांति का जो टापू कहा जाता था प्रदेश, वह अब अशांति का क्षेत्र बन चुका है। सुकमा के एसपी को चिट्ठी लिखनी पड़ जाती है, बस्तर के कमिश्नर को चिट्ठी लिखनी पड़ जाती है प्रशासन को कि भाई धर्मांतरण को रोकिए। जिस प्रकार इनकी चिट्ठी आती है, प्रमाणित करता है कि सरकारी तौर पर संरक्षण मिल रहा है धर्मांतरण को, और इसलिए जो बाकी पार्टी की जो आपने बात कही उनका उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि धरातल पर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो हम तो अपने दर पर, अपने दम पर 15 साल हमने सरकार चलाई है, इसलिए इन पार्टियों के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मूलभूत वहां की समस्या है, और आजकल जिस प्रकार धर्मांतरण की बात करूं या वहां के अभी भी बहुत सारे प्रमुख विषय है, जिस प्रकार उनको जो आवास नहीं मिल रहा है, ये बहुत सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक सबने लगातार हमने कार्यवाही के लिए मांग की है और धरना प्रदर्शन किया, जिसके फल स्वरूप सरकार जो है विवश हुई कुछ काम करने के लिए। और प्रामाणिकता के साथ इसलिए कह रहा हूं कि इनके कद्दावर नेता और हमारे वर्तमान में उप मुख्यमंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने त्याग पत्र देते हुए कहा कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों को घर नहीं मिला। 8 लाख लोग जो है, छोटी मोटी जो है आंकड़ा नहीं होता। और उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया इस राज्य में सरकार की नाकामी के चलते। और देखिए, मैं प्रमुखता से कहता हूं कि कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि ये देखिए, लगभग हमारे आधे दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या कर रही है कांग्रेस पार्टी। कुछ दिन पहले बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना होती है कि हमारे बड़े कार्यकर्ता स्वर्गीय रतन दुबे जी की हत्या हो जाती है। और इसके पहले बताना चाहूंगा कि कांग्रेस किस प्रकार गिरी हुई पार्टी है। इनके एक प्रत्याशी है जिनका नाम है इंद्र शाह मंडावी, उनके रैली में एक आतंकी जिसका नाम
सरजू सिंह, वो कहता है कि कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता यदि उसके क्षेत्र में प्रचार करने आएगा तो उसकी निर्मम हत्या कर देगा। पहले तो वो केवल धमकी देता है, लेकिन इस धमकी को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का संरक्षण मिलता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बिरजू तारम की निर्मम रूप से हत्या कर दी जाती है नवरात्र के पावन पर्व पर। तो निश्चित रूप से चाहे धर्मांतरण हो, चाहे टारगेट किलिंग हो, या कोई भी काम हो, केवल और केवल वहां पर कुशासन है। जिस प्रकार वहां के मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो आज तक चरण पादुका नहीं मिला कांग्रेस सरकार जब से आई है। तेंदुपत्ता की बात करूं तो देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी पहले आकर क्या बोले थे कुछ दिन पहले कि 4000 की दर देंगे। जैसे ही हमने कह दिया कि 5500 देंगे, अपने ही आला कमान की बात को पलट कर 6000 की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके अंतरकला चरम सीमा पर है। ठीक है, कब क्या कहते हैं इनको खुद को नहीं पता रहता। जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, सुरेंद्र जी से संपर्क फिर से करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार आशीष झा जी का हम रुख कर लेंगे। आशीष जी, जिस तरह से हम आपसे बस्तर पर लगातार चर्चा कर रहे थे, वहां पर एक सबसे बड़ा फैसला कांग्रेस सरकार ने लिया देवगुड़ी के निर्माण का। लगातार हम देख रहे हैं कि जो वनांचल है, जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, निश्चित तौर पर एक धरोहर के तौर पर इसका संरक्षण करने की बात सरकार कह रही है। और भी ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर आदिवासियों को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है वो सिर्फ इस आदिवासी फैक्टर पर लड़ने के लिए काफी है, या फिर इसके अलावा भी और कोई मुद्दे हैं जो इसमें ज्यादा हावी हैं? देखिए, आदिवासियों का वोट हरदम जो है कांग्रेस का माना जाता है जी। नो डाउट कि अगर आने वाला समय अगर आदिवासी ने पिछले पैटर्न पे वोट किया तो आदिवासी कांग्रेस की तरफ जाएंगे। लेकिन जो तीसरी पार्टी जो आ रही है वो फैसला करेगी कि ये वोट या वहां पे कौन जीत रहा है जी। और आदिवासियों को आकर्षित करने में कांग्रेस सफल भी रही है, इसलिए 2 बारों से वहां पे अच्छी सीटें कांग्रेस को उस क्षेत्र में मिल रही है। चलिए आशीष जी, आप हमसे इस डिबेट में जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार आशीष झा जी, जिन्होंने इस टीवी डिबेट में अपना पक्ष रखा। और निश्चित तौर पर प्रवीण जी, ये तो माना जाता है कि जो आदिवासी बेल्ट है वो परंपरागत कांग्रेस का वोटर है, यानी कि कांग्रेस ने एक तरह से इसे साध के रखा, ऐसा माना जाता था। लेकिन इन 5 सालों में जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता लगातार आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचे हैं, बड़ी सभाएं की हैं, लोगों से मुलाकात की है, तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो परंपरागत वोट बैंक है ये शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट हो सकता है? ऐसे कोई समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, आदिवासी वर्ग जो है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है किसी भी लोकतंत्र की हम बात करें तो। जिस प्रकार आदिवासी वर्ग में बात करता हूं बच्चों की नामांकन में प्रतिवर्ष औसत अगर बात करूं तो 1 लाख छात्रों की कमी आ रही है जब से कांग्रेस सरकार आई है। इसका मतलब निश्चित रूप से सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी या वन बंधु की बात करूं उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। जिस प्रकार प्रवासी आवासीय विद्यालय वहां पर शुरू किया गया था, उसको बंद करने का किसी ने काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने काम किया है। वो मुझे बता दीजिए, वो मुझे बता दे कि कितने स्कूल या कितने कॉलेज उस अंचल में खोले। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज खोले हुए थे उसको बंद करने का काम इन्होंने किया, क्योंकि नहीं चाहते कि हमारे वन बंधु आगे आए। ये केवल चाहते हैं कि ये जो है अज्ञानता के साए में रहे और निश्चित रूप से उनको डराने और धमकाने का काम करे। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है, सघन जनसंपर्क किया है, हम निश्चित रूप से अपने मेहनत के बलबूते कह सकते हैं कि उनका वोट हमको मिलेगा। और केवल हम वोट लेने का काम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से जिस प्रकार हमने 15 साल तक काम किया है उस कार्यों की पुनरावृत्ति हम आगे भी करेंगे। मैं बताना चाहता हूं बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, संसद में जब एक बिल पारित होता है कि 12 समुदाय जो क्लेरिकल एरर यानी केवल त्रुटि के चलते जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, उसका बिल जब भारतीय जनता पार्टी लाती है तो यही कांग्रेस के सांसद होते हैं जो वॉकआउट कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि केवल क्लरिकल एरर के चलते इनको क्यों आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? अगर बिल भारतीय जनता पार्टी ला रही है तो आपने वॉकआउट क्यों किया? आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन आपके इस कार्य ने प्रमाणित कर दिया कि आप आदिवासी के आरक्षण के विरोधी है। जिस प्रकार 20% आरक्षण था, हमारी सरकार ने उसको लाकर उसको बढ़ाकर 32% कर दिया और 12 जनजाति को आरक्षण का लाभ दिया। ऐसे बहुत सारे काम है जो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये कांग्रेसी मित्र केवल राजनीति की रोटी सेकते हैं, इन पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जब से 5 साल का कार्यकाल देखे, केवल वहां पर लगातार उनके लिए जो जीना मुश्किल हो चुका है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में आई थी, तब इसी तेंदुपत्ता का जो प्रति मानक बोरा का दर था वो 450 रुपए था। जब हम सत्ता से बाहर हुए तो हमने 450 की राशि को बढ़ाकर 2500 कर दिया।
और देखिए जिस प्रकार मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले करते थे कि हम 4000 करेंगे, यानी अभी तक आपने किया नहीं था, और जैसे ही जन घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आता है इनको बौखलाहट में उस राशि को जो है 6000 करना पड़ता है, लेकिन बोनस के बारे में कुछ नहीं कह पाए, जबकि हमने कहा था कि हम 4500 रुपए बोनस भी देंगे। इसलिए इस सीटों पर अगर किसी का हक बनता है, क्योंकि किसी का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं बदायूं क्षेत्र की बात करूं तो मैं थोड़े समय में कहना चाहूंगा, राजनांदगांव की बात करूं तो इनके पास तो प्रत्याशी नहीं है। इनका ही फिलॉसफी था कि जो प्रत्याशी जो है आपके ब्लॉक में आवेदन करेगा उसी को ही टिकट देंगे। अरे बताइए गिरीश देवांगन जी, कौन से आपने ब्लॉक में आवेदन किए, बता दीजिए किस प्रकार आपको टिकट मिला है। ऐसा कोई प्रमाणिकता नहीं बता सकते, उनको केवल एक ही पैमाने से टिकट मिला है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के करीबी है। चलिए ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। राजनांदगांव की सीटों पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र दास जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टीवी डिबेट में। सुरेंद्र जी, जिस तरह से कल पहले चरण का मतदान होना है, बीजेपी का यह दावा है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर भी हो चुका है बस्तर के 12 विधानसभा सीटों पर। इसके अलावा सरकार ने 5 साल तक कोई काम इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस पहले चरण के मतदान को देखती है? 20 सीटों में से कितनी सीटें फतेह कर पाएंगे आपको लगता है इस बार? पुरानी जो स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की, वो स्थिति फिर से दोहरा रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारा एक नारा है, हम 75 पार करेंगे। और ये बात, ये आदरणीय मेरे साथी, मैं उनको सुन नहीं पाया ठीक से, लेकिन ये कह रहे थे कि बौखलाहट इनमें दिख रही है। आप राजनांदगांव की जहां तक बात कर रहे हैं, आप राजनांदगांव आके देखिए कि क्या माहौल है। हमारे गिरीश देवांगन जी एक साधारण से कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ पार्टी का आदेश होता है, एक कार्यकर्ता को उन्होंने आदेश किया और राजनांदगांव से हम आकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब परिणाम आप खुलेगा तो देखेंगे 15 साल के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह जी थे और 5 साल विधायक रहे, उनको बताएं कि वो उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया राजनांदगांव के लिए। और राजनांदगांव की जनता जो है ये बात को जान चुकी है, और बहुत जल्द जब आपके सामने परिणाम आएगा तो बड़ा चौंकाने वाला होगा। और गिरीश देवांगन जी राजनांदगांव से विधायक बनकर जाएंगे। जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रेणु तिवारी जी भी जुड़ चुकी है। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा आज का में। रेणु जी, चूंकि आप लगातार इसी विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी कर रही हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं, क्या कुछ देख पा रही है वहां पर? क्या सरकार ने पिछले 5 साल में जो दावे कर रही है जमीनी स्तर पर वो काम किए हैं, या फिर अभी बहुत सारे दावे और वादे अधूरे हैं? देखिए, अगर दावे और वादों की बात की जाए तो दोनों पार्टियों ने जो जो दावे और वादे किए थे जमीनी स्तर तो यहाँ पूरे नहीं हुए हैं। और हम पूरे मतलब 8 दिन से जो इस तरीके से लगातार विधानसभा क्षेत्र जी तो अभी हम एक बिहार जंगल है और ये बीजेपी की अच्छी कर रही हूँ, लेकिन नेटवर्क जी 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 भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी जी है, यहाँ पे स्थिति है जी। चलिए, रेणु जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। सुरेंद्र जी, इतना तो मानना पड़ेगा कि नेटवर्क और कनेक्टिविटी को लेकर के भी शायद सरकार को थोड़ा काम यहां पर और करना बाकी था। लेकिन जहां तक विकास की बात है, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे समूचे क्षेत्र का विकास हो पाया है? और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और विधानसभा सीटों की, कवर्धा सीट की अगर हम बात करें, इसका जिक्र कर लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर झंडा विवाद, रैली विवाद, बीते कुछ महीनों में, सालों में इस तरह के विवाद आए हैं कि जो मूल मुद्दे थे वो विलोपित हो गए और सीधे तौर पर एक हम कह सकते हैं कि धर्म विशेष के नाम पर यहां पर लड़ाई लड़ी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भाजपा का काम ही यही है, जब चुनाव आती है इनके पास कोई मुद्दे होते नहीं। राम और रहीम के नाम पर ये लोग केवल बरगलाते हैं लोगों को, और ये बात करके ये लोग चाहते हैं कि हम सत्ता हासिल कर लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो परिस्थितियां है नहीं। यहाँ के लोग केवल विकास के नाम पर, आदरणीय भूपेश बघेल जी के जो 5 साल उन्होंने जो काम करके जो लोगों को दिखाया, जो विश्वास जीता, हम उस पर जाकर आज वोट मांग रहे हैं। और आप विश्वास करिए इस बात को लेकर कि लोगों का भरपूर समर्थन जी, लोगों का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और आने वाला समय बताएगा कि जो 75 पार का नारा है वो बहुत ज्यादा होगा, और हम शायद 75 पार से भी ऊपर निकल जाएंगे। ये आने वाला समय बताएगा। जवाब दीजिए प्रवीण जी। देखिए, ये इनका अहंकार है। जिस प्रकार ये कह रहे थे कि सांप्रदायिक घटना या जो भी है उस भाव को भाजपा भड़का रही है, ये आपके अहंकार की चरम सीमा है। आप अहंकार में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि आपको जनता की आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है।
मैं आपको विद डेट कोट करता हूं और प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूं, सुनिएगा। बिरनपुर की घटना की बात करूं तो 7 फरवरी 2023 को वहां पर बड़ी जनसभा होती है और पुलिस से आग्रह किया जाता है कि लव जिहाद की घटना हो रही है और वहां के स्थानीय लोग कहते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि कृपया इस दुर्घटना को जो है बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वहां पर कोई कार्रवाई करिए। 7 फरवरी की बात कर रहा हूं और 2 महीने तक सरकार कुछ नहीं करती, इसलिए वहां पर 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी जाती है। सरकार के पास 2 महीने थे, लोगों ने वहां पर मांग की, भीख मांगा कि सरकार कुछ तो काम कर लीजिए, लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी रही और कुल मिलाकर 3 हत्याएं वहां पर होती है। इसके दोषी केवल और केवल सरकार है। सुकमा की बात करूं या नारायणपुर की बात करूं, जिस प्रकार वहां पर एक पुलिस अधिकारियों पर पथराव होता है, उसका सर फोड़ दिया जाता है, ये निश्चित रूप से सरकार की नाकामी के चलते होता है। और लगता है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को ये जानकारी नहीं है कि आपके प्रशासन के बड़े अधिकारी ने चिट्ठी लिखी कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतर हो रहा है। चाहे वो सुकमा के एसपी की बात करूं या बस्तर के कमिश्नर की बात करूं, जो कहते हैं कि धर्मांतरण चरम सीमा पर हो रहा है, इससे वहां का सौहार्द बिगड़ रहा है। जिस प्रकार वहां पर लगातार धर्मांतरण हो रहा है, मूलभूत सुविधाओं की वहां पर तो कोई बात ही नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार वहां व्यक्ति जीने के लिए मर रहा है, सरकार से लोग अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हमारी जो सुविधाओं को आप दे दीजिए, हमारा धर्मांतरण को रोक दीजिए, लेकिन सरकार पट्टी बांध कर केवल अहंकार के नशे में चूर है, ना चरण पादुका दे पाए, ना उनके मूलभूत सुविधाएं दे पाए। मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि पीडीएस के माध्यम से पहली बार इन वन बंधुओं के पास अनाज पहुंचा तो वो पीडीएस स्कीम के माध्यम से पहुंचा, जिसकी तारीफ, जिसकी प्रशंसा यूएन तक हुआ। और लेकिन इसके कार्यकाल में क्या होता था, जब स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर मैं केंद्र से 1 रुपए भेजता हूं तो हितग्राही के पास केवल 15 पैसा पहुंचता है, तो 85 पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट जो है चढ़ जाता था। यही इस भ्रष्टाचार को हमने बंद किया था, तब से इनको तकलीफ होने लगा, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति इस कांग्रेस सरकार के आने के बाद फिर से हो चुकी है। भाई ना स्कूल खोले ना कॉलेज खोले। अरे मैं पूछता हूं कि आपके कार्यकाल में बस्तर क्षेत्र के लिए और रिकॉर्ड चुनौती दे रहा हूं, बताइए कितने लाइवलीहुड कॉलेज खोले आपने? चलिए जवाब ले लेते हैं आपने। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। ऑन रिकॉर्ड कितने काम है नए बस्तर में, कितनी नई योजनाएं सरकार लेकर के आई है जिनका धरातल पर क्रियान्वयन हो रहा है? सुरेंद्र जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी, अगर इन्होंने बस्तर के लिए इतना काम किया था 15 सालों में, तो बस्तर में आप इनकी स्थिति देख लीजिए कि बस्तर में पिछला चुनाव इनकी स्थिति क्या थी और आने वाला चुनाव। अब आप जी 5 सालों का हिसाब वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 सालों में क्या कोई नया काम किए हैं सरकार ने बस्तर में? हमने प्रदेश में जो काम भूपेश बघेल जी की सरकार, संख्या बताइए, स्कूल कॉलेज कितने खोले बताइए, कितने किलोमीटर की सड़कें बनाई वो बता दीजिए। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। जी सुरेंद्र जी आपकी बात पूरी करें। लेकिन मैंने आपके बीच में बात नहीं किया। जी सुरेंद्र जी मेरी बात सुन ले, मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी है, आप मेरी बात सुन लीजिए। जी मैं आपने जब बोला मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप ये बात करिए, आपने अगर इतना काम किया था वहाँ आदिवासी अंचल में, आपने इतना काम किया था, तो आप आदिवासी अंचल में आपकी स्थिति क्या रही पिछला चुनाव, ये देख लीजिए। और हम तो आज कह रहे हैं, सीना ठोक के हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने ये काम किया 5 सालों में, मैंने ये काम किया जो आपने 15 सालों में नहीं किया, और हम अपने काम के दम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये सांप्रदायिक जो बातें आप जो करते हैं, है ना, हमें खेद है अगर घटनाएं इतने बड़े प्रदेश में घट जाती हैं, हमको इस बात का खेद है कि कहीं ऐसी कोई घटना घट गई और सरकार ने पूरी उसमें संजीदगी से उस घटना को उस पे जांच करी और जो भी दोषी थे उन पे कार्रवाई करी। और आप लोग जो है जिस टाइप से बात करते हैं कि विकास की बात है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे नेता हम पूरी लिस्ट बना के जाते हैं कि हमने आपके लिए काम किया और आने वाले समय की हम प्लानिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आने वाले समय में काम ये करने जा रहे हैं। हम 2200 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी करने जा रहे हैं। भाई साहब, इससे बड़ी जनता के लिए कोई बात नहीं हो सकती, किसानों के लिए बात नहीं हो सकती। जी ठीक है, जवाब दीजिए प्रवीण जी। देखिए मैंने छोटा सा प्रश्न पूछा था, इनकी बौखलाहट इतनी थी कि ये आंकड़ा नहीं बता पाए, लेकिन बौखलाहट तो स्वाभाविक है क्योंकि इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। भाई आपने कितना काम किया, आपने गोल बोल जवाब दिया, इसमें देखा गया कि आपने कोई काम नहीं किया। और रही बात धान की, मैं आपको चलिए आंकड़े के साथ बताता हूं। आप कह रहे हैं 3200 प्रति क्विंटल, लेकिन आप कह रहे हैं कि 21 क्विंटल की धान खरीदी करेंगे, 20 क्विंटल की धान खरीदें करेंगे। इसका मतलब आप जो हितग्राही को 64,000 रुपए देंगे। हम कह रहे हैं कि हम 3100 प्रति क्विंटल में खरीदेंगे, लेकिन 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। इसका मतलब हम
65,100 रुपए देंगे, आपसे 1,100 रुपए अधिक। उल्टा उसके अतिरिक्त हम साथ में 2016-17 और 17-18 का बोनस भी देंगे। इस विषय पर आपकी चुप्पी बताती है कि आप जो है डरे हुए हो, बौखलाए हुए हो। देखिए, इनकी बौखलाहट इस प्रकार है कि इनके अंतर्गत चरम सीमा पर है। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी जी कुछ दिन आते हैं, कुछ पहले कुछ और कहते हैं, अभी कुछ और कहते हैं। यही राहुल गांधी जी 4 दिन पहले कहते थे कि 3,000 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। अरे भाजपा के घोषणा पत्र आने के बाद आपके आला कमान का आपको निर्देश बदलना पड़ जाता है। यही प्रमाणित करता है कि आपके अंतर कला है। अपने शीर्ष नेता का तो बात मान लेते, कहां से बात मान लोगे, क्योंकि उसके वक्तव्य में, उनके वक्तव्य में कोई प्रमाणिकता नहीं है ना। राहुल सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी, आपके घोषणा पत्र को, आपके संकल्प पत्र को आपके लेकर जनता के पास जा रहे हैं। हम अपने किए काम, हमने जो किया है काम, उसको लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं, और आने वाला समय जो हम जो काम करने जा रहे हैं उसको लेकर जा रहे हैं। परिणाम आपके सामने है, देखेंगे कि जनता किस पर विश्वास करती है। आपने कहा पिछले चुनाव में आपने 2 साल का बोनस लोगों को नहीं दिया, आपने बोनस देने की बात कही थी, तो आपने बोनस नहीं दिया। अब उस बोनस को आज आप देने की बात कर रहे हैं, तो बौखलाहट आप पे, घबराए आप हैं। हम नहीं कर रहे हैं। हमने तो जो काम किया हम उस पर बात करने जा रहे हैं। हमने ये काम किया, हमने लोगों से जो वादा किया था, हमने 2500 का वादा किया था, 2650 रुपए हम दे रहे हैं लोगों को। हमने 2500 में नहीं खत्म कर दिया उसको, और आने वाले समय में 3200 रुपए हम देने की बात कर रहे हैं। 3200 रुपए हम देंगे। ठीक है, रेणु जी का एक बार रुक कर लेंगे। रेणु जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रेणु जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से अब सिर्फ घोषणा पत्र के आधार पर ही क्या हम ये माने कि दोनों दल जनता के बीच में जाएंगे, या फिर इस बार सरकार के जो काम है उसके विरुद्ध विपक्ष अपने प्रत्याशियों पर ज्यादा जोर आजमाइश के लिए लगा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। 15 साल में जो हमने काम किया उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। घोषणा पत्र में अगर बात करूं तो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि आपने बोनस क्यों नहीं दिया। ये आपका घोषणा पत्र पॉइंट नंबर 1, शायद आपने पढ़ा नहीं है, मेरे पास आपके घोषणा पत्र का पहला पॉइंट में लिखा हुआ है, आपने वादा किया था कि आप भाजपा कार्यकाल के 2 साल का बोनस देंगे। पॉइंट नंबर 1 में उल्लेखित है। लेकिन अपनी कही भी बात को, किसी भी बात को आपने नहीं माना, चाहे वो बोनस देने की बात की हो, चाहे शराबबंदी की बात की हो, या अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात की हो, या मैं बात करूं कि बिजली बिल हाफ करने की बात की हो। हर क्षेत्र में झूठ। बिजली बिल हाफ करने वाले, बिजली हाफ करके रेट दुगुना करने वाले ये लोग हैं। जिस प्रकार आपने कहा था कि संपत्ति कर हाफ होगा, अरे संपत्ति कर हाफ तो छोड़िए, यूजर चार्ज के माध्यम से नया शिगुफा छोड़ के आपने टैक्स डबल कर दिया। इस प्रदेश में अत्याचार बढ़ गया, बलात्कार बढ़ गया। 6 माह की बच्ची के साथ रायपुर राजधानी में एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे बलात्कार हो जाता है। ये प्रमाणित करता है कि इस प्रदेश में अराजकता की स्थिति क्या है। और तो और आपको मैं बताता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने डेटा दिया है, और सुरेंद्र जी समस्त कांग्रेसी मित्र सुन लो, डेट बता रहा हूं। 20 जुलाई 2023 को उन्होंने कोट किया है कि अवैध शराब के प्रकरण हो, चाहे रेप के प्रकरण हो, चाहे हत्या हो या हत्या के प्रयास, या कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में अपराध की वृद्धि हुई है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, मॉनसून सत्र में जो आपका डाटा पेश किया गया है, विद डेट कोट कर रहा हूं। आप चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से विधानसभा के आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डेट है 20 जुलाई 2023 को आदरणीय गृह मंत्री ने डाटा पेश किया है। तो जब हमारे प्रदेश के सम्मानित गृह मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में अपराध बढ़ा है, चाहे वो रेप हो, चाहे हत्या हो, या बलात्कार हो, या अवैध शराब के प्रकरण हो, यह प्रमाणित करता है कि सरकार के आने के बाद कोई काम नहीं हुआ। केवल एक काम हुआ है, भ्रष्टाचार का। चाहे वो महादेव सट्टा का ऐप की बात करे, चाहे शराब घोटाले की बात करे, चाहे कोयले की दिलाली की बात करे, या पीएससी के स्कैम की। चलिए, तो मुद्दे कई है, लेकिन सुरेंद्र जी, 20 सीटों में से कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है? पिछला रिकॉर्ड हम फिर से दोहराएंगे, और उससे भी बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है। और आप देखेंगे 75 पार का जो नारा है, उससे बेहतर रिजल्ट प्रदेश में आएगा, क्योंकि जनता हम पर विश्वास कर रही है। चलिए प्रवीण जी, क्या ऐसा ही कॉन्फिडेंस बीजेपी का भी है? देखिए, हम पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसलिए जो 20 सीटों पर चुनाव होगा उसमें लगभग हम 13 से 14 सीटें हम विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, तो कल पहले चरण की लड़ाई है, और कल से जो चुनावी लड़ाई है छत्तीसगढ़ की, वो भी पूरी तरह से शुरू है। कल पहले चरण का मतदान होना है प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर। इसके ठीक 10 दिन बाद जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी वोटिंग होगी। तैयारी दोनों ही दल की है, भिड़ंत तमाम प्रत्याशियों की है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जनता के दिल में कांग्रेस की सरकार 5 साल में जगह बना पाई है, या फिर बीजेपी जिन 15 सालों का दावा करती है उसे लेकर वो लगातार मतदाताओं के बीच में पहुंची है।
उसे उसमें कामयाबी मिलती है। बहरहाल हमारे पास चर्चा के लिए समय इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा आज का में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।